दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर से जो एक टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का जो एक टॉपिक है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समास के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, समास को लाइफ टाइम तक कैसे याद रखेंगे, उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, समास का बेसिक कंसेप्ट विथ ट्रिक, यानी इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसके साथ में ट्रिक भी देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे याद रखा जा सकता है लंबे समय तक। और शुरू में हम समास के बारे में पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में समास से संबंधित जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में हम टॉप 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप शुरू का 10 मिनट बेसिक कंसेप्ट को समझने में दीजिए और लास्ट में आप टेस्ट लगाइए। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समास से पूछे जाते हैं, उन सभी को आप सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो शुरू का 10 मिनट 15 मिनट होगा, जो हम समास को बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, उन्हें आप गौर से देखिएगा। इसे गौर से देखने के बाद फिर लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा मेरे साथ। दोस्तों, बहुत मजा आएगा। और आपने समास बहुते बार पढ़ा होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आज आप एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि पहला क्वेश्चन यही है कि जो आपका हिंदी ग्रामर है, तो हिंदी ग्रामर का ही एक पार्ट है समास। ठीक है, हिंदी ग्रामर का ही एक पार्ट है समास, और हम आज समास पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि समास किसे कहते हैं जनाब? समास क्या है? आप पहले समास के बारे में बताइए ना कि समास क्या है। तो दोस्तों, पहले हम समास के बारे में ही आपको बताने का प्रयास करेंगे कि समास क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं, आंसर सुनिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? सुनो, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, मिलकर एक तीसरा शब्द जो बनता है, एक नया शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, उसे ही समास कहते हैं। अब आ गया होगा समझ में। देखिए, पहले है आपके पास रसोई घर। रसोई घर में क्या है तो बताइए? रसोई है और घर है। रसोई एक शब्द है और घर एक शब्द है। जब ये दोनों आपस में मिला तो बना रसोई घर। इससे पता चला कि रसोई घर क्या होता है। तो रसोई घर, इसका कुछ अर्थ है ना, जहाँ पे खाना पीना बनता है उसको रसोई घर कहते हैं। तो रसोई और घर मिलने से एक शब्द बना रसोई घर, जिससे ये पता चलता है कि रसोई घर, किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिल गया। रसोई घर है जहाँ पे खाना पीना बनता है, उसे रसोई घर कहते हैं। तो दोस्तों, दो शब्द मिला, रसोई और घर, हो गया समास। तो दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखिए, जो पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारा शब्द हैं। हम आपको बताएं, रसोई घर, सीताराम होगा, राजमंत्री होगा, राजा का पुत्र होगा, ये सभी क्या हैं? समास हैं। आप तोड़ के भी देख सकते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बोलता है कि मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द कहा जाता है। मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो समास का शब्द है ना, जैसे रसोई और घर जो मिला हुआ है, तो मिले हुए रूप को समासिक शब्द कहा जाता है। कोई बात नहीं। और आगे बोलता है, समासिक शब्द को जब अलग अलग किया जाता है, समासिक शब्द को जब अलग अलग किया जाता है,
तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन कि समास के शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाता है, तो उसे समास विग्रह किया जाता है, मतलब विग्रह कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं राजमंत्री। तो दोस्तों राजमंत्री जो है ये समासिक शब्द है, कोई बात नहीं। अब इस राजमंत्री को तोड़ा गया है, राजा का मंत्री दो पार्ट में तोड़ दिया गया, राजा और मंत्री। तो दोस्तों ये जो तोड़ा गया ना, ये तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। वैसे आप रसोई घर को भी तोड़ सकते हैं, रसोई का घर, ठीक है, रसोई और घर दो पार्ट में टूट गया तो उसे बोलेंगे समास विग्रह, और जब वो मिला हुआ रहेगा तो उसे बोलेंगे समासिक शब्द। ओके, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है जिसका कुछ अर्थ हो, वो समास होता है। और मिले हुए शब्द को समासिक शब्द कहेंगे, और समासिक शब्द को तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाएगा। तो दोस्तों अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाइएगा लास्ट में। 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के, लेकिन हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज, 4 5 3 में मार देते हैं क्योंकि याद ही नहीं रहता है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मेरा ट्रिक अपनाइए, समास को बोलो समोसा, समास को बोलो समोसा। समोसा जो है ना 6 अच्छा होता है, 6 अच्छा होता है। समोसा कैसा होता है? 6 अच्छा होता है समोसा। समोसा कैसा होता है? अच्छा, 6 अच्छा। ओके, समोसा अच्छा होता है। वैसे 6 रुपया में भी मिलता है, 6 रुपया में मिलता है, कभी कभी 7 में मिलता है, इसलिए हम उसको रिलेट नहीं किए। हम आपको बोल रहे हैं कि समोसा अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये 6 भेद क्या क्या होता है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, 1 नंबर में है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। आगे है 2 नंबर में कर्मधारय समास, 3 नंबर में है अविभाव समास, 4 नंबर में है द्विगु समास, और 5 नंबर में है द्वंद्व समास, और 6 नंबर में है बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 प्रकार हैं। अब इन 6 प्रकार का पोस्टमार्टम करेंगे हम आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन 6 समास का जो हम लोग अभी पोस्टमार्टम करेंगे तो उस सब के साथ बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम्पल और ट्रिक भी देखेंगे। आप भागिएगा नहीं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग के जाइएगा कहाँ, फिर दूसरा वीडियो देखिएगा किसी का, समझ में तो नहीं आएगा, हमको पता है। चलिए अब आपके पास पहला है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल से भी सवाल, मतलब एग्जाम्पल बोलते हैं, परिभाषा से भी सवाल पूछ देता है। तो दोस्तों परिभाषा थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। देखिए क्या है, वह समास जिसका अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि वह समास जिसका अंतिम खंड प्रधान हो। अंतिम खंड किसको बोलते हैं? तो लास्ट वाला जो शब्द है, एक पहले वाला शब्द होता है जैसे पूर्व पद बोलते हैं, और एक उत्तर पद बोलते हैं जो बाद वाला पद होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोला, वह समास जिसका अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे देखिए गंगा जल, चिड़ीमार, धर्मशाला, पाठशाला, ये सब क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। अब आप इसको समझिएगा कैसे कि अंतिम खंड प्रधान है। तो दोस्तों जैसे गंगा जल है, ठीक है, गंगा जल, यदि कोई बोलेगा कि गंगा जल जो है गंदा है, गंगा जल क्या है? गंदा है,
आप जो है किसके बारे में सोचिएगा, गंगा के बारे में या जल के बारे में। कोई बोल दिया कि गंगा जल गंदा है तो आप गंगा को नहीं, जल के बारे में सोचिएगा कि गंगा जो जल है ना वो जल खराब है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब जो जल के बारे में बोले कि जल खराब है, तो दोस्तों यहाँ अंतिम खंड, अंतिम यानी जल पे फोकस किया गया, यानी जल पे आरोप लगाया गया, यानी अंतिम शब्द का लोप हुआ। तो दोस्तों ये गंगा जल में आपका हो गया तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए राजमंत्री, राजमंत्री जो है वो भी तत्पुरुष समास है। तो आपको अगर बोला जाए कि राजमंत्री ने किसी को मारा, किसी को मारा, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, राज ने मारा यानी राजा ने मारा। राजमंत्री का मतलब क्या होता है, राजा का मंत्री, राजमंत्री। तो हम बोले कि राजा, राजमंत्री ने किसी को मारा, तो आप क्या कहेंगे, राजा मारा कि मंत्री मारा? तो आप सोचेंगे राजा तो नहीं मारा, राजा का मंत्री मारा। तो अंतिम खंड, अंतिम खंड पर फोकस किया जाता है, वही होता है तत्पुरुष समास। दोस्तों गंगा जल, राजमंत्री, चिरीमार, धर्मशाला, पाठशाला, ये सभी जो है ना आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दोस्तों कुछ अब पॉइंट समझिए जहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अब तत्पुरुष समास को पहचानने का जो ट्रिक है, क्या है, तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक आप समझिए यहाँ पे। दोस्तों ट्रिक क्या है, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों पहचानने का ट्रिक, दोस्तों पहला पॉइंट, विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होगा। तत्पुरुष समास का जब विग्रह करेंगे यानी तत्पुरुष समास को जब हम तोड़ेंगे तो उसके बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब ये कारक का होता है भाई साहब, तो कारक भी ग्रामर का एक पार्ट है, हिंदी ग्रामर का, आपको कारक भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम थोड़ा समझा दें आपको कि कारक जो है ना, जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो चिन्ह है ना, ने से को, ये वाला चिन्ह आ जाएगा जब तत्पुरुष समास को हम तोड़ेंगे यानी विग्रह करेंगे। तो देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला ट्रिक यही है कि तत्पुरुष समास को तोड़ेंगे तो उसके बीच में कारक का चिन्ह आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तत्पुरुष का, जैसे कि गंगा जल, तो गंगा जल को तोड़ेंगे, गंगा का जल, गंगा का जल, बीच में का आ गया, का जो आ गया तो वो कारक हो गया ना। तो पहचानने का ट्रिक यही है कि समास को तोड़ने पर यदि बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, जैसे रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर, रसोई का घर, यहाँ पे भी का आ गया, आया ना का, तो दोस्तों का आ गया तो फिर वो भी हो गया आपका तत्पुरुष समास। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि हमेशा अंतिम खंड प्रधान होगा। अंतिम पद मतलब उत्तर पद और प्रथम पद यानी पूर्व पद। तो दोस्तों उत्तर पद बोलो या अंतिम खंड बोलो, एक ही बात है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद यानी अंतिम खंड प्रधान होगा, यानी अंतिम खंड पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसको पहचानने का तरीका बोलिए, ट्रिक बोलिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो पहला क्या है आपका, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, मुंह तोड़, मुंह से तोड़, देश रतन, दानवीर, रनसूर, राजगिरी, राजनाथ, शरणागत आदि, ये सभी तत्पुरुष समास हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी शब्द उठा के रख देगा, बोल देगा कि इसमें कौन सा समास है। जैसे दानवीर, दानवीर में पूछ लेगा कि दानवीर में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास भी 6 प्रकार के, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के। समोसा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर जो है आपका कर्मधारय। क्या है?
कर्मधारय समास। दोस्तों 2 नंबर में है कर्मधारय समास क्या है। तो दोस्तों अब इनको समझते हैं, फिर इनको समझकर फिर इसका बेसिक पॉइंट, ट्रिक और कुछ विशेष उदाहरण देखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों कर्मधारय समास क्या है? तो वह समास जिसमें विशेष विशेषण का मेल होता है, वह समास जिसमें विशेष और विशेषण का मेल होता है तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल, चरणकमल, पीताम्बर, लौह पुरुष आदि, ये सभी कर्मधारय समास है। दोस्तों कर्मधारय समास क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ना विशेष और विशेषण की बात होगी, यानी कोई संज्ञा यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु होगा और उसकी विशेषता को बताया जाएगा। जैसे देखिए चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। क्यों भाई? चंद्रमुखी में कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विशेष और विशेषण की बात हो रही है। बोल रहा है चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमा के जैसा जिसका मुख है उसको बोलते हैं चंद्रमुखी। यदि आप किसी को बोलिएगा चंद्रमुखी, किसी व्यक्ति को, तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि ये हमको बोल रहा है कि हम चंद्रमा के जैसे हैं। तो दोस्तों इसमें विशेषता बताया जाएगा, किसी भी चीज़ की विशेषता बताएगा। ठीक है। नीलकमल यहाँ पे देखिए नीलकमल, कमल जो है नीले की तरह नील है, ठीक है, नीला है। दोस्तों नीला है जो कमल, इस तरह से हो जाएगा, यानी विशेषता बताया जाएगा। आगे हम इसका देखते हैं पहचानने का ट्रिक देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक है, पहला ट्रिक ये है कि एक पद विशेष से, एक पद क्या होगा? विशेष यानी संज्ञा होगा। कोई भी एक पद आपका संज्ञा होगा और दूसरा पद विशेषण होगा, यानी विशेषता बताया जाएगा। ठीक है, पहला शब्द संज्ञा होगा और दूसरा विशेषण होगा जिसकी विशेषता बताया जाएगा। तो दोस्तों कुछ प्रमुख कर्मधारय समास के उदाहरण आप देख लीजिए। पहला क्या? नीला अंबर, परमात्मा, नीलोचन, नीलकमल, ये सभी क्या हैं? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों कर्मधारय समास हुआ यहाँ से खत्म। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी 45 क्वेश्चन उधर भी है। पहले इधर तो समझिए आप बेसिक, फिर उधर ऑब्जेक्टिव भी देखना है। दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर में क्या है आपका? अविभाव समास। क्या है? अविभाव समास। मतलब किसे कहते हैं अविभाव समास? तो देखिए वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। दोस्तों तत्पुरुष में जो है अंतिम खंड प्रधान होता था, यहाँ पे अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होगा, यानी वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो तो उसे अविभाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिफल आदि। दोस्तों इस समास को मतलब याद करने का एक खतरनाक ट्रिक हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, इसका प्रथम पद जो है ना, अविभाव समास का प्रथम पद प्रधान होगा और प्रथम पद उपसर्ग होगा। दोस्तों हमेशा प्रथम पद में उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं, अविभाव समास पहचानने की ट्रिक। दोस्तों पहला ट्रिक है कि शुरू में, दोस्तों दुनिया का कोई भी शब्द हो, यदि शुरू में यथा लगा हुआ है तो वो समझ जाना है कि अविभाव समास है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशक्ति, यथासंभव, उसके बाद यथा समय, यथा से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं संसार में सभी होंगे अविभाव समास। दूसरा है कि प्रति अगर किसी भी शब्द में लगा है शुरू में, क्योंकि प्रथम पद प्रधान होता है यहाँ पे, शुरू में जब भी कहीं प्रति लगा होगा उसको समझना है अविभाव समास। और है आ से जितने भी शब्द होंगे, आ से बनने वाले जितने भी मतलब शब्द होंगे, जैसे आ जन्म, आमरण, ये सब में आपके अविभाव समास होंगे। उसके बाद भर में भर से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होंगे सब होंगे अविभाव समास। जैसे भरपेट, भरपूर, ये सब में होंगे अविभाव समास। उसके बाद नी से शुरू होने वाले, यहाँ पे कुछ छूट गया है, नी से शुरू होने वाले जो भी शब्द होंगे उसमें भी क्या होंगे? अविभाव समास होंगे। ये तो पहला ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक, अगर एक ही शब्द लगातार 2 बार आए, एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट हुआ है, जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, ठीक है, ये सब में भी अविभाव समास होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया ये 2 ट्रिक। पहला ट्रिक क्या है कि शुरू में
शुरू में यथा, प्रति, आ, भर, नीर, नी ये सब लगा होगा तो अविभाव समास होगा। और दूसरा ट्रिक ये है कि अगर एक ही शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द दो बार आया है तो वो भी अविभाव समास होगा। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ प्रमुख अविभाव समास के उदाहरण। पहला है आमरण, प्रतिबिंब, प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, यथासाध, निर्भय, निडर आदि। निर्भय और निडर नी से शुरू हुआ है तो अविभाव समास होगा। और दूसरा ट्रिक में हम क्या बताए थे कि एक ही शब्द अगर दो बार आए तो वो भी होगा अविभाव समास। आप देख सकते हैं धीरे धीरे, चलते चलते, हाथों हाथ, ये सब एक ही शब्द दो बार आए हैं तो ये भी हो गया अविभाव समास। चलिए अब देखते हैं द्विगु समास। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, मज़ा आएगा आपको। देखिए अब है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है तो देखिए वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु समास कहा जाता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, वाक् शुद्ध नहीं अशुद्ध हो गया है। यानी वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचभूत, अठन्नी। दोस्तों इस समास का कहने का मतलब यह है कि शुरू में जो है ना संख्या लिखा होगा। देखिए एग्जाम्पल में त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, तो त्रिनेत्र में हो गया द्विगु समास। चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, चार रास्ता, ठीक है। चौराहा मतलब जहाँ पे चार रास्ता हो, ठीक है, उसे चौराहा बोलेंगे। तो दोस्तों पहला शब्द संख्यावाचक हो यानी पहला शब्द में ना गिनती उनती लिखा रहेगा जिससे हमको पता चल जाए कि कितना है। जैसे त्रिनेत्र मतलब 3 गो नेत्र, चौराहा मतलब 4 गो राह, पंचभूत यानी 5 भूत, ठीक है, अठन्नी मतलब 8 गो अठन्नी, ये होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका पहचानने का ट्रिक, द्विगु समास पहचानने का ट्रिक क्या है तो दोस्तों प्रथम पद संख्यावाचक होता है। इसका यही ट्रिक है कि प्रथम पद संख्यावाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख द्विगु समास के उदाहरण देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ प्रमुख द्विगु समास के उदाहरण। पहला है पंचपात्र, पंचवटी, दोपहर, दुअन्नी, त्रिभुवन, त्रिफला, छमाही, चौपाई, ये सभी आपके द्विगु समास हैं। अपवाद, यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। अपवाद में अपवाद त्रिभुज, तिरंगा, पंचानन, चतुर्भुज, पंचांग, पंचतंत्र आदि बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों ये सब जो है ना कंफ्यूज करने वाले समास हैं। त्रिभुज में आदमी फंस जाते हैं कि त्रिभुज मतलब 3, ये हो गया द्विगु समास। तो दोस्तों हम नोट में लिखा दिए हैं ये सभी बहुब्रीहि समास हैं। आगे हम जब बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है पांचवा जो है आपका द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास? समझते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। दोस्तों वह समास जिसका दोनों खंड प्रधान हो। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वैसा कौन सा समास है जिसका दोनों खंड प्रधान हो। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा कि वह समास जिसका दोनों खंड प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे लोटा डोरी, भात दाल, सीता राम आदि। चलिए इसे पहचानने का ट्रिक देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों इसको पहचानने का जो ट्रिक है आप यहाँ से देख सकते हैं। पहचानने का ट्रिक पहला है कि दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह लगा होता है। दो शब्दों के यहाँ पे बीच होगा, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। योजक मतलब माइनस वाला चिन्ह लगा होता है दो शब्दों के बीच। यदि दो शब्दों के बीच माइनस का चिन्ह लगा है तो समझ जाइए वो द्वंद्व समास है। दूसरा ट्रिक है कि पहला शब्द दूसरे शब्द का उल्टा होता है, यानी जो पूर्व पद है वो उत्तर पद का क्या होगा उल्टा होगा, यानी पहले वाला पद दूसरे पद का उल्टा होता है। ये इसका ट्रिक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं महत्वपूर्ण। कुछ प्रमुख द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला है गौरी शंकर। देखिए गौरी और शंकर के बीच में योजक का चिन्ह लगा हुआ है। राजा रानी, इसके बीच में भी दिन रात, आज कल, उसके बाद पाप पुण्य, मोटा ताजा आदि, ये सभी जो है ना आपके द्वंद्व समास हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर कि दोस्तों समय थोड़ा मतलब ज़्यादा लग जाएगा इसलिए हम थोड़ा तेज़ी में कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं तेज़ी में। देखिए अब है लास्ट
6 नंबर में बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो दोस्तों वह समास जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वह कौन सा समास है जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला? वह समास जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है लेकिन वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे चंद्रशेखर, चतुर्भुज। दोस्तों क्या बोला गया? वह शब्द यानी वह समास जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं हो लेकिन वह सामान्य अर्थ को, जब उसे मतलब उसका अर्थ खोजेंगे तो वह सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई एक विशेष अर्थ धारण करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। बहुत दूर वाला अर्थ को धारण करे, बहुत दूर वाला अर्थ को धारण करे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल को तोड़ के समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए कुछ प्रमुख बहुब्रीहि समास का उदाहरण। दोस्तों पहला है नीलकंठ। अब नीलकंठ का अर्थ क्या होगा? तो नीला है कंठ जिसका अर्थात किसका? शिव का। ठीक है। 2 नंबर में दशानन। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण के 10 आनन होते हैं। आगे देखिए चतुर्भुज मतलब 4 भुजा है जिसका, अर्थात विष्णु का। 4 भुजा है जिसका अर्थात विष्णु का। आगे है चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। क्या होंगे? शंकर होंगे। ये देखिए आपका शंकर। ठीक है, शंकर हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास करते हैं क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि चतुरानन मतलब 4 आनन है जिसका, अर्थात ब्रह्मा का। ठीक है। दशानन रावण का और चतुरानन ब्रह्मा का। तो दोस्तों ये ऐसे समास हैं जिसका अर्थ खोजने पर ये मतलब क्या है कि एक विशेष अर्थ को धारण कर लेते हैं जिसमें ये सब भगवान का नाम आ जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं बहुब्रीहि समास। दोस्तों यहाँ से समास हुआ खत्म। अब हम आपको लेकर चलते हैं टेस्ट की ओर। अब आप अभी तक जो चीज़ पढ़ें बस उन्हीं के बारे में अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। दोस्तों समास का ये सारा क्वेश्चन है, जितना भी अभी आपको हम कंसेप्ट समझाएं उन कंसेप्ट के आधार पर और ट्रिक के आधार पर जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? रोगग्रस्त में कौन सा समास है? तो दोस्तों रोगग्रस्त किसको बोलेंगे? जो रोग से ग्रस्त हो। रोग से आ गया, से मतलब कारक का चिन्ह, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा तेजी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। आगे बोल रहा है 2 नंबर में चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों अभी हम तुरंत बताए थे कि जो चरण कमल होता है उसमें क्या है कि मतलब कर्मधारय समास है। चरण कमल यानी चरण जो है ना, किसी व्यक्ति का चरण कमल के फूल के जैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण की बात हुआ तो दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि यथार्थ शब्द कौन सा समास है? दोस्तों हम बोले थे यथा से जो भी शब्द होगा वो क्या होगा? अविभाव समास होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। दोस्तों अब 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर में है भरपेट कौन सा समास है? दोस्तों भरपेट में कौन सा समास है? दोस्तों भरपेट में कौन सा समास है बताइए? अविभाव होगा, भर से शुरू है। दानवीर शब्द कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर में सीताराम में कौन सा समास है? दोस्तों सीताराम में कौन सा समास है? सीताराम द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे 7 नंबर में बोलता है महापुरुष कौन सा समास है? दोस्तों महापुरुष में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पे कोई एक पुरुष है और उसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि वो महान है। तो दोस्तों विशेषता बताएगा कर्मधारय में। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बोलता है 8 नंबर में आजन्म कौन सा समास है? तो दोस्तों आजन्म में अविभाव समास है, क्योंकि हम बताए थे आ से शुरू होने वाले शब्द अविभाव होंगे।
आगे चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारा है, देखते हैं कहाँ तक देख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन है 9 नंबर में, सभा भवन कौन सा समास है? दोस्तों सभा भवन में तत्पुरुष समास है। 10 नंबर बोलता है भला बुरा कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? 11 नंबर का है तो दोस्तों द्विगु समास है। यहाँ पे ऑप्शन में द्विगु दिया हुआ है तो दोस्तों द्विगु हो जाएगा, लेकिन त्रिभुज जो है आपका द्विगु समास होगा या नहीं होगा हम अभी आपको तुरंत बताए थे। त्रिभुज, तिरंगा ये सब जो है ना आपके बहुब्रीहि समास होंगे। दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इन्हें देख लीजिएगा। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपका आंसर द्विगु दिखा रहा था जो कि गलत हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि सही होगा त्रिभुज में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि 12 नंबर में है सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्त मतलब 7 होता है तो यहाँ ये हो जाएगा द्विगु समास सी वाला। आगे बढ़ते हैं, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल तो दोस्तों ये कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, पीला है अंबर जिसका में कौन सा समास होगा? दोस्तों पीला है अंबर जिसका, इसमें कौन सा समास होगा? तो आप बताइए कौन सा समास होगा? पीला है अंबर जिसका, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों दीनानाथ में संबंध तत्पुरुष समास है। आगे देखिए 16 नंबर में, 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? दोस्तों त्रिवेणी में द्विगु समास है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें सही जवाब होगा द्विगु समास, त्रि मतलब 3 होता है। आगे चलिए आगे देखिए, बोलता है यस अपसे में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। बोलता है चिड़ी मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए बोलता है सतसई का समास बतावे, तो ये सतसई मतलब द्विगु हो जाएगा। आगे है नव पुरुष का समास बताइए, तो दोस्तों नव पुरुष का मतलब नव पुरुष नहीं समझना है, नया, तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पे द्विगु नहीं होगा आंसर, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? दोस्तों चंद्रशेखर में क्या है? बहुब्रीहि, जिसके सिर पर शेखर हो, जिसके सिर पर क्या हो? चंद्रमा हो, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। 24 नंबर में राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों तत्पुरुष हो जाएगा, राजा का पुत्र, कारक का चिन्ह आ गया बीच में। आगे है वीणा पानी, वीणा पानी में कौन सा समास है? दोस्तों वीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? दोस्तों चरित्र चित्रण में किस समास का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास। तेजी में क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आगे बोलता है देव कन्या कौन सा समास है? देव कन्या में तत्पुरुष समास है। पिता अंबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे बोल रहा है यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों अविभाव समास हो जाएगा। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन, समय नहीं है उतना। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं समास को तोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? दोस्तों विग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कौन सा शब्द अविभाव समास है? दोस्तों अविभाव समास प्रतिदिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जिस समास का पहला पद अवयव होता है उसे क्या कहते हैं? अवयव समास कहते हैं। आगे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है यथाक्रम कौन सा समास है? दोस्तों यथाक्रम में आपको समास बताना है तो अविभाव समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पूछा गया है।
समास का क्या अर्थ होता है? दोस्तों संक्षेप होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में किसी शब्द को लिखना, 2-3 शब्द को जोड़ करके लिख देते हैं संक्षेप में। आगे है नीलकंठ में कौन सा समास है? दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा, अभी आपको तुरंत बताए थे नीलकंठ। आगे बोल रहा है कि पदासन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होगा। त्रिफला में कौन सा समास है? दोस्तों त्रिफला में द्विगु समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिदिन में अविभाव समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दोनों खंड प्रधान होते हैं। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे है 42 नंबर में, 42 नंबर में है दशानन में कौन सा समास है? जिसके 10 आनन हो तो बहुब्रीहि समास होंगे। आगे देखिए 43 नंबर, राधे श्याम किस समास के उदाहरण है? राधे श्याम, तो दोस्तों राधे श्याम द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलिए आगे देखिए 44 और 45 को एक साथ। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 44 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है राधा कृष्ण कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है राज सिंहासन कौन सा समास है? राज सिंहासन में कौन सा समास है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? दोस्तों अब इसका जवाब आप कमेंट में लिख करके साबित कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।